Hello everyone, welcome to the new class of biology. लास्ट क्लास में हमने एम्ब्रियो और साथ साथ एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, राइट। इनके द्वारा मतलब एक तरह से देखा जाए तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले चीज़ों मतलब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीड formation, or what does a seed develop into, how does a seed develop into, and various types which are found in a specific plant organism. Okay, तो ये चीज़ हम ज़रूर जानते हैं कि दैट सीड इज एक्चुअली अ फाइनल प्रोडक्ट इन केस ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सीड रहता है जो सीड रहता है हमारे जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेनली ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में फाइनल प्रोडक्ट सबसे लास्ट में पाया जाने वाला एक चीज़ होता है सीड, विच इज़ एक्चुअली अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होने वाला एक ओव्यूल ही होता है वैसे सीड, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सीड जो है फॉर्म होता है फ्रॉम द ओव्यूल इटसेल्फ। ओव्यूल से ही सीड बनता है ना। ओव्यूल जो हमने पढ़ा था पूरा, जितना भी हमने एट न्यूक्लियस 7 सेल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा था, माइक्रोपाइलर एंड याद होगा आप लोग इंटेगुमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर के न्यूसेलस वगैरह के बारे में पढ़ा था। वो जो चीज़ है ओव्यूल, जिसमें एम्ब्रियो सैक है, वो जो चीज़ है वो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद इस सीड को प्रोड्यूस करता है। सीड दो टाइप्स के होते हैं, वन इज द एल्बुमिनस सीड, अनदर इज द नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड जो होता है एक होता है एल्बुमिनस, अनदर इज नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस को ही एक्स एल्बुमिनस के नाम से जाना जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? जो एल्बुमिनस सीड होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म, बताया था एंडोस्पर्म के बारे में। एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला चीज़ होता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा जो कम्प्लीटली यूज नहीं हो पाता वो एल्बुमिनस सीड में मौजूद रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल वीट, मेस। ये एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग एल्बुमिनस सीड के साथ ही इस ब्रैकेट को लिख देना, ऊपर मत लिखना। उसी तरह नॉन एल्बुमिनस सीड के साथ ही इस ब्रैकेट को लिख देना, ठीक है, ऊपर मत लिखना। एल्बुमिनस सीड जिसमें एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा रह जाता है, मतलब वो कम्प्लीटली यूज़ नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता। जैसे वीट में, मेज़ में, मक्का जिसे कहते हैं, मतलब जैसे सरियल्स कैटेगरी में आने वाले डिफरेंट सीड्स, उनमें एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा मौजूद रहता है। बट जो नॉन एल्बुमिनस सीड्स रहते हैं वो उनमें एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा ज़रूर रहेगा। दे विल हैव उनके अंदर एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देयर विल बी नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। रेसिडुअल मतलब बाकी बचा कुछ, क्योंकि एम्ब्रियोजेनी प्रोसेस में कम्प्लीटली एंडोस्पर्म यूज़ किया गया होगा, ठीक है। एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत मौजूद रहेगा। एल्बुमिनस में कुछ भी एंडोस्पर्म या कोई भी एंडोस्पर्म मौजूद नहीं रहेगा। नॉन एल्बुमिनस सीड्स का एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट। और यही जो मैच्योर सीड्स रहते हैं, जो अच्छे खासे मैच्योर सीड्स रहते हैं, वो ज़्यादातर नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस रहते हैं, ओके। अब जो भी सीड्स बनते हैं उनमें कुछ ना कुछ पार्ट्स किसी ना किसी का ज़रूर बाकी रह जाता है। जैसे ब्लैक पेपर जैसे प्लांट्स के सीड में न्यूसेलस जो रहता है ना, न्यूसेलस याद होगा अगर, एम्ब्रियो से आके चारों तरफ पाए जाने वाला टिश्यू, ये जो न्यूसेलस भी कभी कभार थोड़ा बहुत फॉर्म मतलब मौजूद रहता है। और ऐसे न्यूसेलस को पेरिस्पर्म के नाम से जाना जाता है, जो बाकी बचे कुचे रहते हैं। और तो और जो ओव्यूल की जो इंटेग्यूमेंट्स रहते हैं ना, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, पढ़ा होगा तो मैं नहीं कह सकता ना, आप लोग पढ़ते ही रहो। देखते हैं पढ़ने वाले हो कि नहीं जब क्लास स्टार्ट होगी। पर जो पढ़ाया गया था ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, उसमें दो इंटेग्यूमेंट्स के बारे में बताया था। एक है इनर इंटेग्यूमेंट, दूसरा है आउटर इंटेग्यूमेंट। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो हार्ड और टफ प्रोटेक्टिव
सीड कोड को बनाने में ओव्यूल के मौजूद इस प्रोटेक्टिव सीड कोड को बनाने में इंटेगुमेंट्स हेल्प करते हैं। ओव्यूल में माइक्रोपाइल मौजूद है, माइक्रोपाइलारेंट सीड में भी मौजूद रहेगा, छोटा सा एक छेद जैसा स्ट्रक्चर। इसका काम, इट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। जब सीड विकसित होगा छोटे प्लांट में तो उस टाइम इसका यूज़ होगा ऑक्सीजन देने में, वाटर कंटेंट प्रोवाइड करने में। जैसे जैसे करके एम्ब्रियो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे करके इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी मेटाबॉलिक कंडीशन है, वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लग जाएगी और एक ऐसे स्टेट में आ जाएगा जहाँ पर ये इनएक्टिव हो जाएगा। दैट इनएक्टिव स्टेट इज नॉन एज डॉर्मेसी, मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पर ये कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, बस एक पौधे के रूप में पड़ा रहेगा या फिर एक सीड के रूप में पड़ा रहेगा। उसमें कुछ प्रोसेस, प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रिशन देना कुछ प्रोसेस नहीं होगा, बस ये कंटिन्यूसली वैसे का वैसा सीड। हाँ, थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ज़रूर उसमें मतलब रेगुलरली दिया जाएगा ताकि सीड बने रहे, सीड का नाम एटलीस्ट हो, इसलिए वो पड़े रहेगा, लेकिन और कोई एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं है, जैसे ग्रोथ होना, न्यूट्रिशन अच्छे तादाद में रेगुलर क्वांटिटी में देना, ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। दिया जाएगा थोड़ी बहुत अमाउंट में, स्टोर्ड फूड वहाँ पर रहेगा, वो स्टोर्ड फूड वो यूज़ करेगा अपने आप में। ऐसे कंडीशंस के बाद जब एक सूटेबल कंडीशन मिलता है, डॉर्मेसी के बाद जब एक सूटेबल कंडीशन आता है तो ये सीड या फिर ये एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट होने लग जाता है, मतलब एक नया प्लांट डेवलप होता है। जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है, बताया था, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है, दोनों के दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, ठीक है। और उसी तरह जो ओवरी के चारों तरफ जो वॉल जैसा स्ट्रक्चर है वो ओवेरियन वॉल फ्रूट वॉल के रूप में विकसित हो जाता है, एंड दैट फ्रूट वॉल इज नॉन एज पेरिकार्प। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स देखे होंगे, मैंगो, गवाह, और अगर देखा हो तो ग्राउंडनट के केस में जो बाहर का छिलका है वो इट इज़ एक्चुअली पेरिकार्प। ओके, कुछ फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं उसको, जैसे मैंगो या गवाह, कुछ फ्रूट्स ड्राई होते हैं जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट्स तो ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से, ओवरी से, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जैसे लाइक एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कुछ कैश्यू, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। ये फ्रूट्स क्या करते हैं, ये अपने ओवरी से डेवलप होने के बजाय फ्रूट का एक पार्ट या प्लांट का एक पार्ट होता है, फ्लावर का एक पार्ट होता है थैलेमस, वहाँ से डेवलप होता है। तो ऐसे फ्रूट्स जो थैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं उनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जो ओवरी से विकसित होते हैं उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। थैलेमस से निकल के प्रोड्यूस होने वाला फॉल्स फ्रूट, ओवरी से डेवलप होने वाला फ्रूट ट्रू फ्रूट। और तो और कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बिना ही डेवलप हो जाते हैं, मतलब उनमें फर्टिलाइजेशन होता नहीं लेकिन फ्रूट वहाँ पर जरूर डेवलप होता है। सच टाइप ऑफ process is known as parthenocarpy and such type of fruits are known as parthenocarpic fruit. इसका एग्जाम्पल बनाना, खाया होगा बनाना, एक्चुअली सीडलेस रहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो रहते हैं ना, पार्थेनोकार्पी से द्वारा मिलने वाले जो भी फ्रूट्स रहते हैं उनमें सीड्स मौजूद नहीं रहता, जिनमें सीड्स मौजूद नहीं रहता मेजॉरिटी वो पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से ही होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बिना होने वाले फ्रूट्स होते हैं वो, ओके। Then comes what are the different advantages that a seed can give. जो सीड्स रहते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में डिफरेंट एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं क्या क्या है। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन वाटर इंडिपेंडेंट होता है ना, दोनों पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। इस वजह से सीड फॉर्मेशन पर ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ओके, फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड, जो सीड्स होते हैं वो नए नए हैबिटेट्स में अपने इस अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज़ को बेटर करने में, मतलब सीड डिस्पर्सल नाम का प्रोसेस सुना होगा, सीड को भी वाटर, एयर या फिर डिफरेंट इंसेक्ट्स के द्वारा डिस्पर्स किया जाता है, मतलब
बाहर निकाल देता था। तो ऐसे एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज के द्वारा सीड डिस्पर्शन प्रोसेस नए नए हैबिटेट में सीड्स अपने आप अडेप्ट कर लेते हैं। दूसरा, सीड्स में सफिशिएंट फूड रिजर्व मौजूद रहता है, मतलब अच्छा खासा फूड की क्वांटिटी रहती है। और जो छोटे छोटे सीड्स रहते हैं उनको तब तक फूड की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है जब तक दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, अपने आप फोटोसिंथेसिस कराने लायक। जब वो ग्रो हो जाते हैं सीड्स, तब तक सीड्स के अंदर फूड रिजर्व मौजूद रहती है। मतलब एक तरह से देखा जाए, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, वो अपने आप पर ही डिपेंडेंट है, किसी और पर डिपेंडेंट है ही नहीं। देखो, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स में से सीड बनता है, सीड एक्चुअली क्या होता है, रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, उसमें से निकलने वाला एक लास्ट प्रोडक्ट है सीड, पढ़ा है हमने। तो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है प्लांट्स के केस में, स्पेशली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी खासियत क्या रहती है, जो भी वैरायटी नए नए प्लांट्स, मतलब जो भी वैरायटी सीड्स मिलता है, it will have some genetic combinations which are very new and fresh। नए नए उनमें वेरिएशंस पाए जाएंगे इन जेनेटिक कॉम्बिनेशन की मदद से। मतलब सोचो कि एक हिसाब से, एक हद तक एक वीट का एक स्पीशीज़ है, उस वीट के स्पीशीज़ का अगला जनरेशन, मतलब उसका जो अभी का जो जनरेशन था, उस जनरेशन में जो प्लांट है वीट का, वो डिसीज रेसिस्टेंट है एक हद तक। मतलब जो भी बीमारियां होती है, फंगल डिसीज़ होते हो या बैक्टीरियल डिजीज़ होता हो, वो एक हद तक रेसिस्ट करने लायक जीन्स या फिर उस कैरेक्टर्स उसके अंदर मौजूद हैं। और जैसे जैसे करके इसके 3-4 जनरेशन प्रोड्यूस होते हैं, वो जो खूबी है वो धीरे धीरे करके डेवलप होती जा रही है सपोज। और एक टाइम ऐसा जनरेशन भी आ गया जहाँ पर ये इतना अच्छा खासा डेवलप हो गया कि उसमें डिसीज़ रेजिस्टेंट नाम की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से आ गई। मतलब वो हर तरीके से डिसीज़ को रेसिस्ट करने लायक बन गए। सो ऐसे वेरिएशंस, ऐसे नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस की वजह से नए प्लांट्स में वेरिएशंस दिखाई देने लगे। ठीक है। So these are the advantages of different type of seeds to the angiosperms। सीड्स की अपनी वायबिलिटी रहती है, मतलब सीड्स भी अपने पर्टिकुलर टाइम तक ही उसमें नए प्लांट को देने की सक्षमता रहती है। So it has the ability to give a new the new plant, the production of new plant up to a particular time. So it varies from species to species। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक डिपेंड करेगा वायबिलिटी। कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ महीनों तक वायबिलिटी रहता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ साल तक रह जाता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक भी वायबिलिटी मेंटेन कर ले जाती है। ठीक है। रिसेंटली कुछ साल पहले एक ऐसा सीड, एक ऐसी बीज को खोजा गया था, मतलब एक्सकेवेशन प्रोसेस हुआ था। वहाँ पर खोजते वक्त आर्कटिक तुंद्रा रीजन में एक सीड की खोज हुई थी, लुपिनस आर्कटिकस एक नाम है उसका, नाम उस सीड का नाम है लुपिनस आर्कटिकस। इस सीड को पाया गया था, ये सीड एक्चुअली 10,000 साल तक, एक एस्टिमेशन है 10,000 साल तक डॉर्मेसी में मौजूद रहा। डॉर्मेसी बताया था आप लोग, इनएक्टिव सीड। 10,000 साल तक इसकी डॉर्मेसी मौजूद रही, मतलब इसने 10,000 साल तक ना ही जर्मिनेट किया ना ही फ्लावर किया। 10,000 साल, लगभग 10,000 साल ये इनएक्टिव रहा। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल है, डेड सी में के पास मौजूद एक किंग हेरोल्ड का एक पैलेस। उस पैलेस के एक्सकेवेशन करते वक्त 2,000 साल पुराना एक बीज मिला था, 2000 ईयर्स ओल्ड। वो भी इसी तरह डॉर्मेसी में रहा था, उसमें भी कोई जर्मिनेशन प्रोसेस नहीं हुआ था। ठीक। सो दिस इज़ अबाउट द सीड। इसमें डायग्राम्स कुछ बना लेना। 2.15 फिगर का जो ए पार्ट है उसमें 4 डायग्राम्स हैं, कोई 2 डायग्राम्स आप लोग बना लेना। ठीक है। 4 डायग्राम्स हैं 2.15 के ए में। देयर आर 4 डायग्राम्स, यू ड्रॉ एनी 2 डायग्राम्स। लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डायग्राम बस बाहर का बना दिया, उसके नाम भी लेबल कर देना। जो भी जितने भी डायग्राम्स अभी तक दिए हैं, सिर्फ नाम, सिर्फ
पूरा स्केच करके बनाने के लिए नहीं है, उसकी लेबलिंग करने के लिए भी। और जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं नोटबुक्स में बना के रखे हैं, जो पीडीएफ में वगैरह आपको अवेलेबल मिल रहा होगा, वो टेक्स्ट बुक्स में भी मिल जाएंगे। वो डायग्राम्स आप लोग बना लेना, मेरा वाला उतार के सेम टू सेम उतार के कॉपी मत कर लेना, थोड़ी बहुत साइज़ वगैरह में वेरिएशंस दिखेंगे। तो टेक्स्ट बुक्स में वैसे जैसा है वैसे वैसा देखकर नोटबुक्स में डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ओके। सो द नेक्स्ट topic of discussion is apomixis and polyembryony. What is apomixis and what is polyembryony? देखते हैं क्या है apomixis क्या है, polyembryony क्या है। देखो हमने कुछ ऐसे टाइप ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था जो बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे टाइप ऑफ सीड्स भी होते हैं, बीज भी होते हैं, सीड्स जो फर्टिलाइजेशन के बिना भी ग्रो हो सकते हैं। अब ये कौन सी बात हो गई कि सीड फर्टिलाइजेशन के बिना ग्रो हो गया, फ्रूट तो ठीक है फिर भी किसी तरह ग्रो हो गया फर्टिलाइजेशन के बिना सीड की एक फ्रूट का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन की एक सीड का डेवलप होना मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल एक हद तक ओके। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज एपोमिक्सिस। ये एस्ट्रेशिया जीनस फैमिली, जो लिली फैमिली रहती है उसमें, और जो ग्रास की फैमिली रहती है उस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स में ये मेनली पाया जाता है। इसमें होता क्या है, जो स्पीशीज रहते हैं कुछ हद तक उनका जो डायप्लॉइड एग सेल है वो मियोसिस के बिना ही फॉर्म हो जाता है। इन डेप्थ आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है, जस्ट बेसिक आप लोग देख लेना। जो सॉरी फॉर द इंटरफ्रेंस। जो डायप्लॉइड एग सेल रहता है वो डायप्लॉइड एग सेल मियोसिस के बिना फॉर्म होता है। हमने ये पढ़ा था कि एग सेल जो है मियोसिस के साथ डेवलप होता है, बट डायप्लॉइड एग सेल डेवलप्स विदाउट अ मियोसिस and then develops into embryo without even fertilization. एम्ब्रियो के में डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बिना ही, ठीक है। और जो एम्ब्रियो से एग के, तो ये हो गया एपोमिक्सिस का प्रोसेस होने का एक तरीका। अब कुछ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो न्यूसेलस होते हैं ना, न्यूसेलस पढ़ा था, न्यूसेलस, वो धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डिवाइड करने लग जाते हैं। मतलब धीरे धीरे करके उसमें भी डिवीजन, सेलुलर डिवीजन होने लग जाता है। और जैसे जैसे डिवीजन होने लग जाता है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसने लग जाते हैं। कैसे एम्ब्रियो सैक के अंदर किस हिसाब से घुसते हैं, दे जस्ट गेट इनटू द एम्ब्रियो सैक, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। वो भी एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ओके। और जैसे ही वो एम्ब्रियो में डेवलप होने लग गए तो यहाँ पर एक और चीज़ का फॉर्मेशन होगा। हर एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोस पाए जाएंगे। हमने पढ़ा था कि एक ओव्यूल में सिर्फ एक एम्ब्रियो सैक या फिर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर इस न्यूसेलस की वजह से एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोस का फॉर्मेशन हो रहा है। सच टाइप ऑफ seed where many embryos are formed that will have a polyembryony situation. उसमें polyembryony का situation होगा, मतलब एक ही टाइम में एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियोस का फॉर्मेशन होगा। ये देखा है आप लोगों ने बहुत सारे केसेस में। सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, एक के बजाय बहुत सारे सीड्स देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। वो सीड्स एक्चुअली बहुत सारे एम्ब्रियोस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो कुछ स्पीशीज ऑफ मैंगोज में आपने एक के बजाय दो सीड्स देखे होंगे। सो दैट इज एक्चुअली एंड बिकॉज ऑफ द पोली एम्ब्रियोनी, मतलब एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन की वजह से ये हुआ है, ठीक। अब इनकी ये जो एपोमिक्सिस आपने पढ़ा था उसका मेन यूज़ क्या हो सकता है। देखो आज के ज़माने में जो कल्टीवेशन प्रोसेस होता है, फार्मर जो कल्टीवेशन प्रोसेस मेनली डिपेंड करने की कोशिश करता है वो है हाइब्रिड कल्टीवेशन। हाइब्रिड कल्टीवेशन मतलब अच्छे स्पीशीज़ का कल्टीवेशन प्रोसेस कराना और अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड निकालना, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है।
लेकिन इसमें कुछ इश्यूज हैं। ये जो हाइब्रिड सीड्स मिलते हैं उनको हर साल उनको डालकर उसमें से नए नए प्लांट्स का डेवलप कराना ज़रूरी पड़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि वो हाइब्रिड कैरेक्टर, अपना जो वैरायटी ऑफ कैरेक्टर है वो मेंटेन नहीं कर पाते, ये एक इशू है। दूसरा, हाइब्रिड सीड की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिस वजह से फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, उसको उसके उस कॉस्ट को सहन नहीं कर पा सकता। ओके, तो इन सभी प्रोसेसेस को टैकल करने के लिए एपोमिक्सिस जो प्रोसेस है, एपोमिक्स, उस प्रोसेस के ज़रिए हाइब्रिड्स को हम अगर एपोमिक्स में कन्वर्ट करें या फिर ट्रांसफ़र करें, मतलब ऐसे सीड्स जो फर्टिलाइजेशन के बिना हो, तो वो जो सीड्स को हर साल सोन होने की प्रोसेस है, मतलब उस बीज बोकर कर उसमें से प्लांट डेवलप कराने की प्रोसेस है, वो एक हद तक कम हो जाएगा और ये चीप इन कॉस्ट भी है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स टैकल हो जाएंगे। और इसी तरह एपोमिक्सिस के ज़रिए हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन ये अभी भी रिसर्च में है इसके बारे में कि क्या, कैसे, किस तरीके से होगा। ओके, so that's all about the second chapter. This is the complete chapter of sexual reproduction in flowering plants. Okay, I hope you enjoyed the class as well as the chapter. अब थोड़ा बात करेंगे आप लोगों के होमवर्क के बारे में जो आपका समर वेकेशन के लिए। सो दिस इज द समर वेकेशन होमवर्क। साइंस की नोटबुक में लिखना रहेगा। ये कुछ लिख मत देना, पीडीएफ जैसे बताया गया है पिछले नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये भी अटैच मिल जाएगा। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, आपका खुद का बनाया हुआ बनाया हुआ नोट, मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर की या मेरे नोट्स के अंदर के कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आपकी वर्डिंग्स का ही होना चाहिए। ठीक है, जो डायग्राम्स है टेक्स्ट बुक के अंदर वो आप यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक का। आप लोगों को 4 टॉपिक्स पर अपना खुद का नोट्स बनाना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब जितने भी प्रोसेसेस, जो कुछ भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता है, जो भी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, जो चीज़ के बारे के फंक्शंस के बारे में पढ़ाया था। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अभी भी जो पढ़ा है हमने, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और क्या था, सीड, इनके बारे में डिटेल में लिखना। डायग्राम्स हैं तो डायग्राम्स बनाना होगा, लेबल्ड डायग्राम्स। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड अरेंजमेंट विथ डायग्राम एक्सप्लेन करना है, ये अरेंजमेंट क्या है। पोलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन, डायग्राम है तो डायग्राम के साथ ज़रूर विथ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन करना है। डबल फर्टिलाइजेशन विथ डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा क्या है ये प्रोसेस। इस कंप्लीट प्रोसेस को, इसके अंदर के कंप्लीट प्रोसेस को, अगर कोई चीज़ इससे पहले की कोई चीज़ लिंक करने लायक इसके अंदर आ रही है, या किसी के भी अंदर इससे पहले की कोई चीज़ लिंक करने लायक आ रही है, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करके नोट्स बनाना होगा। क्लियर, साइंस की नोटबुक में करना है। तो दिस इज़ द होमवर्क, रिटर्न होमवर्क। पढ़ने के लिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थरोली आपको पढ़ना होगा। कोई भी टेस्ट या फिर पूछने का जब भी टाइम रहेगा, मतलब क्लास शुरू होने पर, आप लोगों से पूछा जाएगा। ओके, so that's all about your homework and that's all about the class. I hope you enjoyed the session completely. समर वेकेशंस हैं, लेकिन ज़्यादा उछल कूदने चले गए बाहर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो स्टे सेफ एट योर हाउसेस विथ सम इंडोर गेम्स और ऑल अदर हॉबीज़ विच यू हैव, उसे मेंटेन करके रखिएगा। मोबाइल गेम्स कम यूज़ करिए, दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोर गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड हो जाइए, अपने आप को व्यस्त करिए, बिजी रखिए एंड अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करिए। डिफरेंट जो मैराइटल जो होम रिलेटेड इश्यूज़, मतलब होम रिलेटेड वर्क हैं, उनमें हेल्प करिएगा अपने फैमिलीज़ को। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, make your family also stay healthy at your houses and have a good summer vacation. Thank you. Have a nice day.